हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पर। और आज हम कंप्यूटर एप्लीकेशन कोड 165 के एक और वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज हम लोग कंप्यूटर एप्लीकेशन का सैंपल पेपर नंबर 3 का डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इसके पहले सैंपल पेपर नंबर 1 और सैंपल पेपर नंबर 2 का भी डिटेल डिस्कशन वीडियो जो है इस चैनल पर अपलोड किया गया है। अगर अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और साथ ही साथ एंड स्क्रीन और आई बटन पे भी उसका लिंक अवेलेबल रहेगा। तो अब देर ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा सैंपल पेपर 3। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शन वही होने वाले हैं जो सैंपल पेपर 1 में थे। आप एक बार जनरल इंस्ट्रक्शन के लिए सैंपल पेपर 1 देख लोगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बात करें सेक्शन का तो टोटल 5 सेक्शन में डिवाइडेड है। जो पहला सेक्शन हुआ है आपका एमसीक्यू का। ठीक है, तो आइए चलते हैं फर्स्ट सेक्शन पे। पहला क्वेश्चन कहता है इंटरनेट क्या है? एक लोकल कंप्यूटर नेटवर्क, ए वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, ए वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, या ऑल द अबव। इसका आंसर होगा ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 2, ईच कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट मस्ट। हर कंप्यूटर जो इंटरनेट पर कनेक्टेड है must be a Pentium machine, have a unique IP address, have a web browser, have a modem connection होगा। ठीक है, तो यहाँ पे होगा आंसर have a unique IP address। क्वेश्चन नंबर 3, which one of the following is an e-shopping website? इनमें से कौन सा जो e-shopping वेबसाइट है? तो फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील, ये सभी क्या है? e-shopping वेबसाइट्स है। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 4, the network computer that contains the hard drive, printer and other resources that are shared with other network computer is called। मतलब वो नेटवर्क कंप्यूटर जिसमें कि हार्ड ड्राइव मौजूद है, प्रिंटर है, बाकी रिसोर्सेज है और ये बाकी नेटवर्क के साथ क्या करता है, इनको शेयर करते उसे कहते हैं हम लोग क्लाइंट, मेन फ्रेम, सर्वर या हब। तो क्लाइंट हो गया नोड जो रिक्वेस्ट भेज रहा है। मेन फ्रेम मोस्टली ये लार्ज स्टोरेज करता है। ये सर्वर्स जो ही है जो क्या करता है अलग अलग रिसोर्स के साथ क्या करता है कम्युनिकेट करने का काम करता है मेनली। इसका आंसर होगा सर्वर। क्वेश्चन नंबर 5, बैकग्राउंड इज एन एट्रीब्यूट ऑफ। बैकग्राउंड किसका एट्रीब्यूट है? तो बैकग्राउंड फॉन्ट का भी एट्रीब्यूट है, बॉडी का भी है, इमेज और एंकर टैग। तो इसमें आपका एक गलती है, यहाँ पे आंसर होगा आपका ए, दैट इज बॉडी टैग। ठीक है, यहाँ पे ये गलती हो गया है, टैग का होगा बॉडी टैग। Which of the following is not an attribute of font tag? इनमें से कौन सा जो font tag का attribute नहीं है? तो आपका कलर होता है, साइज होता है, फेस होता है, बीजी कलर आपका font tag का attribute नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 7, a link used to navigate or open other web page on a website or internet is called। मतलब वो लिंक जो कि किसी और वेब पेज को ओपन करने काम आता है उस लिंक को क्या कहते हैं? हाइगर लिंक, हाइपर लिंक। तो आंसर ऑब्वियस है हाइपर लिंक होगा। ठीक है, बाकी हेट्रो लिंक और हायर लिंक तो कुछ होता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, Which of the following is an attribute of table tag? टेबल टैग में कौन सा एट्रीब्यूट होता है? SRC होता नहीं है, वो होता है मोस्टली इमेज के साथ, वीडियो के साथ, ऑडियो के साथ। फिर आपका लिंक ये भी नहीं आता है। सेल पैडिंग ये ऑब्वियस है टेबल का एट्रीब्यूट है। क्वेश्चन नंबर 9, which CSS property is used to control the text size of an element? इनमें से कौन सा CSS प्रॉपर्टी है जो क्या करता है टेक्स्ट के साइज को कंट्रोल करने का काम करता है? तो इसका आंसर होगा फॉन्ट साइज। ठीक है, फॉन्ट साइज यहाँ पे 2 बार बीट हो चुका है तो आपको तो करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ फॉन्ट स्टाइल होगा एक्चुअली में। ओके, तो फॉन्ट स्टाइल, टेक्स्ट साइज, फॉन्ट साइज और टेक्स्ट स्टाइल, इसका आंसर होगा आपका फॉन्ट साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, while writing a research paper you paraphrased a paragraph from an article, what must you include to prevent plagiarism? कह रहा है कि रिसर्च पेपर लिखने के दौरान आप अपने पैराग्राफ को, अपना जो आर्टिकल है उसके कुछ पैराग्राफ को आप पैराफ्रेज कर लेते हो। पैराफ्रेज मतलब किसी और से आप कॉपी कर लेते हो। ठीक है, या वहां से इंस्पायर होकर लिख लेते हो। तो उसको
प्लेगरिज्म से रोकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कोटेशन मार्क देना पड़ेगा, पैरेंथेटिकल साइटेशन देना पड़ेगा, वर्क साइटेड करना पड़ेगा, या बोथ बीएनसी। तो इसमें आंसर होगा बोथ बीएनसी, मतलब आपको पैरेंथेटिकल साइटेशन मतलब इसका मतलब हुआ कि आपने जो कंटेंट लिया है वो कहाँ से लिया है, उसका आप सोर्स बताओ कि कहाँ से लिया गया है, वो हो गया आपका पैरेंथेटिकल साइटेशन। वर्क साइटेड मतलब ये जो आप काम कर रहे हो, ठीक है, किससे इंस्पायर्ड हो, या फिर ये जो पॉइंट लिया गया है वो किस किस रेफरेंस से आपने लिया है, उन सब के बारे में आप डिटेल में लिख दो, वो हो गया वर्क साइटेड। ठीक है, ये आपका एक एक्स्ट्रा पॉइंट दिया गया है यहाँ पे, इसको आप चाहो तो पढ़ लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 जो आपका एसेशन रीजन का क्वेश्चन है, इसमें आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है एसेशन ए, समीरा isn't able to find the right information regarding her science project from the web। समीरा जो है अपने साइंस प्रोजेक्ट से रिगार्डिंग जो भी सही इंफॉर्मेशन है उसे वेब से नहीं मिल पा रहा है। To search the www proper keyword have to be entered in the search bar of the search engine। सही कंटेंट पता करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, बताना है इसमें ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, मतलब बोथ एसेशन एडिशन दोनों सही है, और रीजन जो है वो सही एक्सप्लेनेशन है एसेशन ए का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ए टैग इज यूज्ड टू लिंक वन वेब पेज टू अनदर। ए एंकर टैग का यूज किया जाता है एक पेज को दूसरे वेब पेज से जोड़ने के लिए। The SRC attribute specifies the path of the URL to be linked। SRC attribute जो है वो बताता है कि URL का पाथ क्या होगा। तो फर्स्ट तो सही है बट सेकंड सही नहीं है। पाथ के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे SRC का यूज नहीं करते, वहां पे हम HREF का यूज करते हैं। ठीक है, जिसका होगा एसेशन A is true but रीजन R is false। आई होप अभी तक आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, और अगर वीडियो आपके काम लायक हो रही है, पसंद आ रही है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, वीडियो को लाइक भी कर दें, क्योंकि आपका ये जो इंकरेजमेंट है वो मुझे अलाउ करता है कि मैं और ज़्यादा वीडियोस टाइम टू टाइम आपके लिए लेके आता रहूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर बी, यहाँ पे हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग। तो सेल स्पेसिंग क्या होता है, सेल स्पेसिंग डिफाइंस द अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन द सेल इन अ टेबल। मतलब टेबल के बीच में जो सेल्स होते हैं, उन सेल के बीच में जो स्पेस होता है उसे कहते हैं हम लोग सेल स्पेसिंग कहते हैं। तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होता है इसका 2। ठीक है, और सेल स्पेसिंग का वैल्यू हम लोग क्या है, तो पिक्सल में या परसेंटेज दोनों में ही दे सकते हैं। सेल पैडिंग ये स्पेस जो कि सेल और उसके कंटेंट मतलब उसके डेटा के बीच में जो स्पेस होगा होगा उसके स्पेस को जो बताता है उसे कहते हैं सेल पैडिंग। ठीक है, तो इसका भी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है, 2 होता है, और इसको भी हम लोग पिक्सल या परसेंटेज में इसकी वैल्यू को लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय चैट रूम्स। द ऑनलाइन टेक्सचुअल टॉक इज कॉल्ड चैटिंग। हमें पता है कि ऑनलाइन जो बात करते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, चैटिंग कहते हैं। चैटिंग एक पॉपुलर तरीका है इंटरनेट पे जिसमें कि लोग रियल टाइम में एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, और जो भी वेबसाइट्स ये चैटिंग की फैसिलिटी अलाउ करता है उसे हम चैट रूम्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे उसके इसी का क्वेश्चन में और में है, मिसेस शारदा ए क्लास 10th स्टूडेंट हैज जस्ट स्टार्टेड यूजिंग सॉफ्टवेयर ऑन अ न्यूली परचेज्ड पीसी। शारदा जो है क्लास 10 की स्टूडेंट है और उसने एक नया पीसी लिया है जिस पे वो अपने सॉफ्टवेयर का यूज कर रही है। ठीक है, शी इज कंफ्यूज ऑन हाउ डज सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग वर्क। उसे कंफ्यूजन है कि कैसे सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग काम कर रहा है या काम करता है। ठीक है, आप उसको एक्सप्लेन करो इस बारे में। इसका आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर लाइसेंस इज एन एग्रीमेंट ऑन द टर्म्स एंड कंडीशन फॉर द यूज ऑफ सॉफ्टवेयर। सबसे पहले बताना है कि सॉफ्टवेयर लाइसेंस होता क्या है। सॉफ्टवेयर लाइसेंस क्या है, एक एग्रीमेंट है जिसमें टर्म एंड कंडीशन लिखा होता है कैसे आप सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ ये प्रोवाइड करता है एंड यूजर को कि वो इसके मल्टीपल कॉपीज बना सकता है या नहीं बना सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर वो बनाता है तो उसको कॉपीराइट का कोई भी इंफ्रिजमेंट नहीं होगा। It also imposes some responsibilities on the parties entering the agreement on how the software can be used। साथ ही साथ वो कुछ रिस्ट्रिक्शन भी करता है प्रोवाइड
जो भी पार्टीज इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आते हैं कि वो किस हद तक और किस लेवल तक इस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे, या कौन कौन से राइट्स उनके दिए जाते हैं इस सॉफ्टवेयर के साथ, जैसे कि मॉडिफाई करने का राइट है या डिस्ट्रीब्यूट करने का राइट है। तो ये सब उसके अंदर आ जाता है, सॉफ्टवेयर लाइसेंस के अंदर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास आता है क्वेश्चन 15, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आप क्या समझते हो? तो ये एक ऑनलाइन मीडियम है जिससे कि लोग जो है फेस टू फेस रियल टाइम में एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, उसी को यहाँ पे वर्ड में लिखा हुआ है। नाउ 16 क्वेश्चन नंबर, व्हाट डज इमेज एंड एसआरसी मीन। इमेज और एसआरसी का मतलब क्या हुआ? इमेज जो है ये एक टैग है जिसका यूज किया जाता है वेब पेज में इमेज को इंसर्ट करने के लिए, जबकि एसआरसी जो है वो एट्रीब्यूट है इमेज टैग का, और इसका होता है बात कि ये लोकेशन को क्या करता है, आइडेंटिफाई करने का काम करता है। और किसके लोकेशन को? तो इमेज का जो लोकेशन है आपके सिस्टम पे, उस लोकेशन को क्या करता है, आइडेंटिफाई करने का काम करता है। कौन? वो करता है एसआरसी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप अभी तक आपको डाटा जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो रहे होंगे, और इसके बाद भी कोई अगर डाउट रह जाता है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जाके अपने डाउट्स को वहां पर पुट कर दीजिए। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इनलाइन स्टाइल सीट। ठीक है, मतलब इनलाइन स्टाइल सीट का मतलब क्या हुआ, इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो इसका आंसर है, इनलाइन स्टाइल सीट्स आर इंक्लूडेड विथ HTML डॉक्यूमेंट दैट इज दे आर प्लेस्ड इन लाइन विथ द एलिमेंट। मतलब इनलाइन स्टाइल सीट जो है वो क्या होता है, पार्टिकुलर एलिमेंट या जिसे टैग कहते हैं उसी के साथ क्या होता है, उसी के अंदर में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, CSS लाइन ऐड करने के लिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट को डिक्लेयर करते हैं। उसमें साथ ही साथ हम लोग अलग अलग एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मान लो फॉन्ट कलर चेंज करना है या टेक्स्ट का डेकोरेशन करना है, उसका यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, बात के सिंटैक्स का, तो सिंटैक्स यहाँ पे हो जाएगा इसका टैग नेम। ठीक है, सॉरी यहाँ पे टैग नेम, स्टाइल, डिक्लेरेशन 1, डिक्लेरेशन 2, जो भी डिक्लेरेशन आपका है वो देना है। फिर आपका जो भी आपका कंटेंट है वो देख दो, या फिर टैग नेम क्लोज कर दो। ठीक है, और एक एग्जांपल हो जाएगा h1 स्टाइल। यहाँ पे h1 टैग है, स्टाइल क्या है आपका, ये आपका एट्रीब्यूट है। और डिक्लेरेशन जो इसमें हो जा रहे हैं, मतलब जो भी आप यहाँ पे वैल्यू दे रहे हो, वैल्यू क्या आ गया, फॉन्ट फैमिली, जो भी फॉन्ट होगा वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, वो एडियर फैमिली से बिलोंग करता है। यहाँ पे आपका जो भी टेक्स्ट होगा वो दे दोगे, और h1 क्लोज। तो आपका h1 के ऊपर आप यहाँ पे स्टाइलिंग को यूज कर सकते हो। ये एग्जाम्पल हो किसका हो गया, ये आपका हो गया इनलाइन स्टाइल शीट का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17, define the term plagiarism and the intellectual property right to clearly bringing out the difference between the two। मतलब plagiarism और intellectual property right होता क्या है, इसके बारे में आप अच्छे से क्या करो, डिफाइन करने का काम करो। तो आंसर देखते हैं, the act of copying thoughts, writing and ideas of the other and showing them as their own is known as plagiarism। plagiarism होता क्या है, मतलब जब आप किसी और के काम को अपना बताकर क्या करते हो, प्रेजेंट करने का काम करते हो, उसे कहते हैं प्लेगरिज्म। ठीक है, जबकि वायलेटिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इन्वॉल्व्स एक्ट लाइक फोटोकॉपिंग कॉपीराइटेड मटेरियल। मतलब अगर कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को वायलेट कर रहा है तो उसमें मोस्टली क्या होता है, कॉपीराइट के स्ट्राइक आते हैं मोस्टली। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई बिना पूछे हुए आपके कॉपीराइटेड मटेरियल का यूज कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ये एक टर्म है, इसका मतलब होता है कि ये अलग अलग आपके क्रिएशंस को, ठीक है, एक पर्टिकुलर कैटेगरी में क्या करता है, पुट करने का काम करता ही है। ठीक है, ये होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। और अलग अलग कैटेगरी में पुट करने का फायदा ये होता है कि उसको सही से पहचान सकते हैं लोग। ठीक है, मतलब उसको सही से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, और साथ ही साथ उसके लिए जो भी लॉज होंगे वो क्रिएट अच्छे से किए जा सकते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, सुनील वांट्स टू इंसर्ट एन इमेज e-learning.jpg इनटू वेब पेज। अपने वेब पेज में क्या चाहता है करना, वो e-learning.jpg नाम से एक फाइल क्रिएट करना चाहता है, एक फोटो चाहता है इंसर्ट करना। राइट द नेम एंड द सिंटैक्स ऑफ द HTML, जो भी सिंटैक्स यूज होगा उसका आप नाम लिखो और उसका सिंटैक्स लिखो। टैग्स कौन से चाहिए उसको यूज करना, और जो अल्टरनेटिव टेक्स्ट है, ठीक है, इमेज की जगह यूज होगा वो कौन सा होगा यूज, वो है ई लर्निंग इमेज। मतलब उसका जो अल्ट होगा, अल्ट एट्रीब्यूट जो है
उसमें क्या लिखा रहेगा, ई लर्निंग इमेज लिखा रहेगा। अब देखते हैं इसका आंसर। सबसे पहले इसमें इमेज टैग हो रहा है यूज इमेज इंसर्ट करने के लिए, और जो सिंटैक्स होने वाला है तो वो होने वाला है imgsrc ई लर्निंग डॉट जेपीजी अल्ट ई लर्निंग इमेज। यहाँ पे आप कुछ और दे सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आपका इमेज क्लोज हो गया। नेक्स्ट आपका आता है ऑल एट्रीब्यूट। अल्ट एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू ऐड टेक्स्ट फॉर द इमेज, ठीक है। तो इसको आप बस इंफॉर्मेशन के लिए है कि इसका क्या काम होता है। अल्ट का होता है यूज जो आपको इमेज में टेक्स्ट को, सॉरी, हाँ, इमेज में टेक्स्ट को क्या करना, ऐड करना, तो आप अल्ट का यूज करोगे, ठीक है। आई होप अभी तक आपको वीडियो सही लग रहा होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग और में। तो यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट दिया हुआ है और इसका हमको जो आउटपुट दिया हुआ है सिमिलर आउटपुट हमको क्या करना है, प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो इसका आउटपुट देख लेते हैं हम लोग कैसे प्रोड्यूस करेंगे। तो ये हमारा आउटपुट पेज, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पे HTML हेड टाइटल आपको दिया हुआ है। H1 आपका हो गया सेंटर पैनल हाउस, और आपका यहाँ पे सेंटर क्लोज, ठीक है। बात करें यूएल में हमने यूज किया है स्क्वायर टाइप, साथ में लिस्टिंग हो गया। अब देख लेते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। इसका आउटपुट जो चाहिए आना, जो हमारा वेब पेज है, ठीक, ऐसा आउटपुट चाहिए आपका आना। ये आपका हमारा आउटपुट है, सिमिलर टू इस टाइप का आपका आउटपुट हमारा आना चाहिए। देख लेते हैं। तो ये हो गया आपका save with .html and then go to all files and save। अब देखते हैं, ये सेव नहीं हुआ, आई थिंक कुछ गलती हुआ होगा। ओके, फाइल save as, then we have sample paper 4 dot html फाइल यहाँ शो कर रहा है। ओके, यस, ये आपका आ गया फाइल। ओके, तो आप देख सकते हैं आपका आउटपुट आ गया, सिमिलर टू वेब पेज हमें दिया गया था उसी के सिमिलर आपका आउटपुट भी है। बात है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ सीएसएस, गिव एनी 2 पॉइंट्स। सीएसएस का एडवांटेज क्या क्या है। तो एडवांटेज सीएसएस का पहला तो ये है फास्टर डाउनलोड, ठीक है। अब वेब पेजेस जो कि हम सीएसएस में बनाते हैं वो हमें अलाउ करते हैं कि वो डाउनलोड्स काफी फास्ट करते हैं, मतलब पेज ओपन जो होता है वो काफी जल्दी होता है, ठीक है, क्योंकि कोडिंग कम होता है तो पेज को ओपन होने में टाइम काफी कम लगता है। सेकंड है सेव्स टाइम, आपके टाइम को क्या करता है, बचाने का काम करता है। अगेन वही हो गया, क्योंकि आप मल्टीपल टाइम्स जो है किसी भी कोड को लिखने का काम नहीं करते हो। आपने एक बार सीएसएस में कोड लिख दिया और जो भी आपको चेंजेस करनी होती है आपने एक बार सीएसएस कोड में जो चेंज करना होगा चेंज करोगे, और वही चेंज बाकी जितने वेब पेज में है आपका एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इसलिए क्या करता है, ये हमारे टाइम को बचाने का काम करता है। कंसिस्टेंट लुक, द लुक ऑफ पेजेस डिजाइन यूजिंग सीएसएस इज कंसिस्टेंट थ्रू आउट ऑल द पेजेस। क्योंकि आप सीएसएस अप्लाई कर रहे हो तो जो उसका लेआउट होता है, ठीक है, वो लेआउट जिस भी पेज में उस सीएसएस का इस्तेमाल करोगे सबका क्या होगा, लेआउट सेम होगा। तो आपको एक कंसिस्टेंट लुक मिलता है हर एक पेज के लिए, आपको हर एक पेज को अलग से डिजाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये कुछ फायदा है आपका सीएसएस का। अब आते हैं सेक्शन नंबर 3, ठीक है, दैट इज सी। और इसमें हर एक क्वेश्चन का मार्क्स जो है आपका 3 मार्क्स का है। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है दैट इज क्वेश्चन नंबर 20 सेक्शन सी का, व्हाट डू यू मीन बाय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, एक्सप्लेन। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है क्या। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर द राइट्स गिवन टू पर्सन ओवर द क्रिएशन ऑफ देयर माइंड। मतलब सिंपल कहें अगर, तो एक व्यक्ति के द्वारा उस जो भी चीज क्रिएट किया जाता है, ठीक है, तो उस क्रिएटेड चीज के ऊपर जो भी राइट मिलता है उसे उसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब क्या हो गया, वो प्रॉपर्टी जो उसके क्रिएशन के द्वारा क्रिएट किया गया है। जैसे एग्जांपल के लिए बात करें तो आपका म्यूजिक, आपने पेंटिंग बनाया है, आपने कोई स्टोरी लिखा है,
तो ये सब आपका क्या हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गया, क्योंकि इसमें आपका दिमाग का यूज हुआ है, आपकी क्रिएटिविटी का क्या हुआ है, यूज हुआ है। तो इसके ऊपर आपको राइट बनता है, इन सारे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, उसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। बात करें इसका कौन कौन से कैटेगरीज है, तो इसमें आपका आ जाता है पहला कॉपीराइट। ठीक है, कॉपीराइट एक फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, जिसमें कि एक व्यक्ति को, किसी इंडिविजुअल को, ठीक है, एक्सक्लूसिव राइट मिलता है ओनरशिप का, और ओरिजिनलशिप का भी उसको सर्टिफिकेशन दिया जाता है कि ये वर्क जो है वो आपका है। ठीक है, उसका प्रूफ उसमें उसको दिया जाता है कॉपीराइट पे। देखते होगे कई बार आपको कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट आ जाता है कई जगह पे वीडियोस वगैरह में, अगर आपने किसी और के गाने को या और के आपके वीडियोस को अपने पे पोस्ट कर दिया है। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि ये जो भी आप किसी और के वीडियोस को पोस्ट कर रहे हो, तो एक्चुअली आपका मेहनत तो नहीं है, वो किसी और का मेहनत है, किसी और का काम है, वो उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गया। तो उसको ये राइट मिला हुआ है कि वो अलाउ करेगा कि कौन उसके वीडियो को यूज करे या ना करे, तो वो जो राइट उसे मिला हुआ है, ठीक है, अपने ओरिजिनलिटी के लिए, उसे कहते हैं कॉपीराइट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं पेटेंट। पेटेंट एक टर्म यूज किया जाता है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा या एक ऑथराइज्ड अथॉरिटी के द्वारा दिया जाता है कुछ समय के लिए। अगर आपने कोई चीज इन्वेंट किया है, ठीक है, तो उस समय उस इन्वेंशन के ऊपर, क्योंकि वो आपकी मेहनत है, तो आप कुछ वक्त के लिए आपको पेटेंट मिलता है। मतलब ये कि उस ऑब्जेक्ट पे या उस इन्वेंशन पे जो मोनोपोली होगा वो किसका होगा, आपका होगा। आपके अलावा कोई भी व्यक्ति जो है उस इन्वेंशन को एज इट इज क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, पेटेंट हर एक ऑब्जेक्ट पे अलग अलग मिलता है। ठीक है, 20 साल तक का पेटेंट मिलता है। नेक्स्ट आपका आता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या है? ट्रेडमार्क एक तरीका है सिंबलाइज करने का आपके किसी भी ऑब्जेक्ट को। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि आपका रिन साबुन है और सर्फ एक्सेल है। ठीक है, तो रिन साबुन और सर्फ एक्सेल दोनों ही कपड़े धोने के काम आता है। ठीक है, दोनों का काम सेम है, काम में कोई डिफरेंस नहीं है, और मोस्ट प्रोबेबली उनका जो आपका इंग्रेडिएंट होता है वो भी क्या है, बिल्कुल सेम है, बट इनमें डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस है इसका ट्रेडमार्क का। ठीक है, इवन की कलर भी सेम होता है, रेडमी का कलर ब्लू होता है, सर्फ एक्सेल का सोप आता है वो भी क्या होता है, ब्लू होता है। बट एक जो चीज इसको अलग करती है वो है इनका ट्रेडमार्क, इनका सिंबल, लोगो। ठीक है, तो लोगो या सिंबल जो भी कह लो, वो जो है आपके बिजनेस को एक अलग से पहचान देता है एक कंपटीशन में। ठीक है, तो वो क्या हो गया, ट्रेडमार्क। ट्रेड सीक्रेट्स क्या हो गए? ट्रेड सीक्रेट वो फॉर्मूला है, वो पैटर्न है, ठीक है, जो आप अपने साथ क्या रखते हो कॉन्फिडेंशियल, ताकि अपने जो राइवल ग्रुप है उनसे आप आगे रह सके हो। ठीक है, वो होता है ट्रेड सीक्रेट। एग्जाम्पल के लिए कि मान लो कि आपने कोई ऐसा मसाला मसाला बनाया है, ठीक है, जो काफी यूनिक यूनिक मसाला है। ठीक है, और वो यूनिक मसाला में जो जो आपने सामान ऐड किया है, जो इंग्रेडिएंट ऐड किया है, ठीक है, उसको आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने डिस्क्लोज कर दिया तो आपको जो राइवल ग्रुप है वो भी ऐसा ही यूज कर लेगा, बना लेगा, तो फिर कंपटीशन क्या हो जाएगा, खत्म खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ट्रेड सीक्रेट जो है वो भी आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में आता है, कि आपके पास ये अधिकार है कि आपके जो अगर कोई फॉर्मुलेशन है जो सिर्फ आप जानते हो, आप चाहते नहीं हो को उसको कोई राइवल ग्रुप को बताया जाए, ठीक है, या दूसरे को आगे, आप चाहते हो कि आपका कंपनी आगे रहे, तो आपको ये अधिकार बनता है कि आप उस ट्रेड सीक्रेट को अपने पास रखो। ठीक है, और उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी क्या रहे, बनी रहे। तो ये 4 पॉइंट्स आते हैं, ऐसे कैटेगरीज बहुत सारे हैं, बट मोस्टली हमने चारों को यहाँ पे कवर किया है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। डिस्कस द सिग्निफिकेशन ऑफ टेबल टैग of HTML briefly. Name the attributes to merge three cells horizontally in the same row as a single cell. Also give suitable example code to achieve the same. ठीक है, तो टेबल टैग में का यूज किया है, और उसमें कौन सा एट्रीब्यूट होता है जो कि 3 रो आपके सेल को हॉरिजेंटली क्या करेगा, मर्ज करने का काम करेगा। साथ ही साथ आपको एग्जांपल देना है। ठीक, देखते हैं इसका आंसर। तो टेबल टैग जो है, जो होता है यूज एचटीएमएल में, वो टेबल को क्या करता है, डिस्प्ले करने का काम करता है। ठीक है, टेबल होता है क्या पता है, टेबल इज ए ऑब्जेक्ट व्हिच हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज आवर डाटा इन ए पर्टिकुलर फॉर्मेट। ठीक है, इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड सेल।
सॉरी रोज एंड कॉलम, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें कौन सा एट्रीब्यूट होगा यूज जो कि सेल को हॉरिजॉन्टली क्या करेगा, मर्ज करने का काम करता है। तो जब भी हम हॉरिजॉन्टली मर्ज करते हैं, मतलब ये हुआ कि उसको हम कॉलम वाइज क्या करते हैं, मर्ज करते हैं। तो कॉलम को मर्ज करने के लिए आपका आता है एट्रीब्यूट, उसे कहते हैं कोल स्पैन, ठीक है। तो कोल स्पैन की हेल्प से क्या कर सकते हैं हम लोग, किसी भी टेबल के सेल को हॉरिजॉन्टली मर्ज कर सकते हैं। एग्जांपल की बात करें तो आपको हो गया टीडी कोल स्पैन 3। 3 मतलब बता रहा है कि 3 सेल को क्या करना है, मर्ज करना है, ठीक है। और टीडी आपका ऑब्वियसली टेबल डाटा में हम क्या करेंगे, कॉल स्पैन अप्लाई करेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। त्रिशा Tisha is designing वेबसाइट फॉर ए ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी। तिशा जो है एक वेब पेज डिजाइन कर रही है एक ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी के लिए। She wants to display logo.jpg on all the page of the image of the site without repeating the image। मतलब वो चाहती है कि एक लोगो है, इसका नाम है logo.jpg, वो हर एक वेबसाइट हर एक पेज में आ जाए बिना रिपीट किए हुए। Also she wants all the H1 level heading to be in pink color with yellow background। ये साथ भी चाहती है कि जितने भी आपका पेजेस हैं उनमें जो भी H1 लेवल का हेडिंग होगा उसका कलर क्या रहे, पिंक रहे, और बैकग्राउंड क्या रहे, येलो रहे, ठीक है। और साथ में साथ H2 लेवल जो होंगे उनका बॉर्डर रहेगा, ठीक है। इसको हम अरेंज कर लेते हैं। उसमें क्या रहेगा, आपका बॉर्डर रहेगा विथ ब्लू कलर एंड 3px थिक, मतलब 3 पिक्सल का रहेगा, बॉर्डर थिक रहेगा, ठीक है। अब ये स्टाइल्स जो है वो कैसे इम्प्लीमेंट करती है वेबसाइट के ऊपर, तो एक बार क्वेश्चन को फिर से समझ लो, पढ़ लो एक बार खुद से, ठीक है। क्वेश्चन में देखोगे तो इसमें एक बात कॉमन है, वो कह रहा है कि ऑल पेजेस। तो जब भी बात करते हैं ऑल पेजेस वाली बात आएगी या ऑल सेक्शन की बात आएगी तो याद रखना वहां पे हम लोग सीएसएस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पेजेस का, मतलब अलग अलग पेज है, तो यहाँ पे हम लोग कौन सा यूज करेंगे सीएसएस, वो हम लोग यूज करेंगे एक्सटर्नल सीएसएस, ठीक है। अगर एक ही पेज की बात होती तो मे बी हम लोग इंटरनल सीएसएस यूज कर लेते हैं, बट हम यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं, एक्सटर्नल सीएसएस यूज करने वाले हैं, क्योंकि अलग अलग पेज में हम अप्लाई करने वाले हैं। इसका कोडिंग कैसे होगा वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपका सिलेक्टर आएगा बॉडी, ठीक है। बॉडी में आपका दिया बैकग्राउंड इमेज और यूआरएल दिया है logo.jpg, मतलब बैकग्राउंड इमेज है, ठीक है। और उसमें इमेज का पाथ चल जाएगा logo.jpg। सिमिलरली फिर आपका बैकग्राउंड आएगा रिपीट। बैकग्राउंड रिपीट कैसे करेगा, नो रिपीट होगा, मतलब उसमें आपका रिपीट नहीं करने वाला, एक ही लोगो एक बार यूज होगा। ये होगा बॉडी के लिए। H1 के लिए आपका हो जाएगा कलर पिंक, ठीक है। एट्रीब्यूट क्या है H1 का, कलर पिंक होगा। बैकग्राउंड कलर क्या रहेगा उसका, येलो रहेगा। H2 के लिए हो जाएगा बॉर्डर, उसका रहेगा 3 pixel और सॉलिड ब्लू, कलर क्या होगा आपका, ब्लू रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करेंगे हम लोग, करेंगे अपने सीएसएस पेज को डिजाइन करेंगे, और जिस भी पेज के साथ हमको अपने सीएसएस को लिंक करना होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, लिंक टैग के साथ हम लोग उसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर इसमें अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और अगर आपको जरूरत पड़ता है सीएसएस का एक अलग से वीडियो के लिए, पर्टिकुलर अलग वीडियो के लिए, तो ये सैम्पल पेपर सीरीज जो है, ठीक है, वो मैं खत्म करके उसका भी वीडियो पोस्ट कर दूंगा। कोशिश करूंगा आपके एग्जाम के पहले वो सारे वीडियोस आपको मिल जाए। अब आते हैं और सेक्शन में। यहाँ कहता है तनुला वांट्स टू शो ए वीडियो नेम्ड बर्थडे। तनुला जो है एक वीडियो बनाती है, इसका नाम है birthday.mp4 अपने वेब पेज पे। उसका हाइट है 200, विड्थ है 400 पिक्सल, और साथ में ये भी चाहती है कि उसका जो इमेज है, ठीक है, केक.जेपीजी, वो भी क्या हो वहाँ पे थंबनेल पे शो हो जाए। तो उसका एक रिक्वायर्ड एचटीएमएल कोड क्या होगा, तो उसका एचटीएमएल कोड होगा वीडियो src birthday.mp4। वीडियो का src क्या हो जाएगा, birthday.mp4। विड्थ रहेगा 400, हाइट रहेगा 200। पोस्टर आपका जाएगा, पोस्टर आपका एट्रीब्यूट हो गया, यहाँ पे आपको इमेज जो आप ले लो केक.जेपीजी वो एज अ थंबनेल शो करेगा। टाइप आपका वीडियो mp4 है, साथ में क्या रहेगा, कंट्रोल्स एडो रहेगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग एक इसका जो आउटपुट पेज है वो देख लेते हैं, ताकि आपको इस टोटल कॉन्सेप्ट सही से समझ में आ जाए कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग आउटपुट पेज में। तो ये हमारा आउटपुट पेज है, ओके। आप देख सकते हो यहाँ पे हमने यूज किया है उस कोड को, दैट इज वीडियो src birthday.mp4 विथ 400, हाइट 200, पोस्टर हमने पुट किया है केक.jpg, और टाइप वीडियो mp4 साथ में कंट्रोल्स हमने पुट कर दिया है, ठीक है। अब इसका हम लोग देख लेते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो गो टू फाइल,
सेव, देन सेव एज और sample4 डॉट एचटीएमएल। हमने जो पेज बनाया था उसी में हमने क्या किया, एम्बेड कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, देन यस, तो आपका ओके तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका पेज आ गया। ठीक है, तो आप देखो ये वीडियो का थंबनेल क्या लगा हुआ है, ताजमहल का फोटो लगा हुआ है। तो मैंने, मेरे पास फोटो नहीं था केक का, तो मैंने ताजमहल का फोटो लगा दिया। ठीक है, तो ये आपका हो गया पोस्टर। ओके, और इसमें कंट्रोल्स भी आपके पास है। ठीक है, हाइट भी आपका जो दिया हुआ वही है। इसको अगर क्लिक करते हैं तो देखोगे आप इसका वीडियो चल रहा है। ठीक है, तो ये आपका तरीका है। ठीक है, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, अपने एक वीडियो को इंसर्ट कर सकते हैं, उसमें चाहते हैं थंबनेल लगाना तो थंबनेल वगैरह भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ऑल्सो द फॉलोइंग वेब पेज एंड राइट एचटीएमएल कोड टू जनरेट इट। ये आपको एक वेब पेज दिया हुआ है और इसका कोड क्या होगा वो आपको देखना है। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या बता रहा है वो देख लेते हैं पहले। ये आपका आउटपुट पेज है, ये आपको हमको आउटपुट लाना है इस टाइप का। और यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है आपको कि लिंक कलर इज ब्लैक एंड द विजिटर लिंक कलर इज ग्रीन। मतलब लिंक कलर क्या रहेगा आपका, ये लिंक कलर है यहाँ पे लिंक अप्लाई किया गया है ये, और ये क्या रहेगा, ब्लैक रहेगा। और जब विजिटेड होगा तो क्या होगा, इसका कलर ग्रीन हो जाएगा। ईमेल आईडी आपका यहाँ पे जो रहेगा मेल टू अस में वो रहेगा abc@xyz.com। और टाइटल क्या रहेगा वेब पेज का, वो रहेगा प्लान। ठीक है, तो आइए चलते हैं, जो इसके कंडीशन दी हुई, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो हम क्या करते हैं, अपने वेब पेज को तैयार करते हैं। इसका आउटपुट पेज देख लेते हैं। तो ये आपका है आउटपुट पेज। ठीक है, अब इस आउटपुट पेज में क्या क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। तो पहला आपका एचटीएमएल आ गया, हेड टाइटल। टाइटल आपका प्लान था तो प्लान हमने दे दिया। टाइटल क्लोज, हेड क्लोज। बॉडी लिंक ब्लैक, वी लिंक ग्रीन। तो लिंक हो गया आपका, जो लिंक हम एस्टेब्लिश करेंगे उसका कलर क्या होगा, ब्लैक। और जब विजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका कलर ग्रीन हो जाएगा। H2 अलाइन, इसके पहले एक क्वेश्चन आया था याद होगा आपको, ए लिंक वी लिंक करके। तो इसका भी आपको कॉन्सेप्ट यहाँ से और आपको और क्लियर हो जाएगा। हालांकि मैंने उसको क्लियर करने की कोशिश की थी मैंने, बट यहाँ पे आपको वो और सही से क्लियर हो जाएगा। H2 अलाइन सेंटर दिया हुआ है। ठीक है, और ये आपका टेक्स्ट हो गया। HR टैग हमने यूज किया है और उसके अंदर लिखा है नीचे में, ये आपका जो कंटेंट है, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान ऑफ इंडिया गवर्नमेंट, ये आपका कंटेंट हो गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट में, दैट इज बी। यहाँ पे हमने यूज किया है, बोल्ड यूज किया है बी के रूप में, विजिट। यहाँ पे हमने पुट किया है उसका लिंक, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है इसके ऊपर। ठीक है, और आपका एंकर क्लोज, तो ये आपका एंकर ओपन एंकर क्लोज हो गया। बाकी आपका टेक्स्ट है टू नो मोर अबाउट जॉब, ये आपका बोल्ड में क्लोज हो रहा है। अब आते हैं ओएल टाइप। ओएल टाइप में हमने यूज किया है 1 को, कैपिटल आई को। ठीक है, उस हिसाब से हम क्या करेंगे, लिस्टिंग कर लेंगे। ओएल टैग क्लोज। नेक्स्ट आपका HR, एक और यहाँ पे HR जाएगा, उसके अंदर आएगा फॉन्ट साइज 2। ये जो आपने लिख रहे हैं इसका साइज क्या रहेगा, फॉन्ट साइज 2 रहेगा। सेंटर, ठीक है, फॉर इंक्वायरीज आप यहाँ पे दे दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिंक दे दिया, एंकर टैग में लिंक दिया है इस मेल बॉक्स का, मेल टू अस @सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे, हम लोग फॉन्ट टैग को क्लोज कर लेते हैं। ओके, तो ये आई थिंक आपका पूरा कोड खत्म हो गया। ठीक है, अब इसका आउटपुट देख लेते हैं हम लोग, आउटपुट आउटपुट कैसे काम करेगा। डॉट HTML S23 का ही मैंने नेम दे दिया है, ऑल फाइल्स एंड सेव। अब इसका आउटपुट भी देख लेते हैं। तो S23 का आउटपुट, आई थिंक इशू क्या, पता नहीं इशू क्या आ रहा है, बार बार बैक करके देखना पड़ता है। ओके, ठीक है, तो इसका हम लोग आउटपुट देख लेते हैं। आपका हो गया आउटपुट,
ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको लिंक दिया हुआ है, क्योंकि हम जैसे कर्सर को लेके जा रहे हैं तो आपको क्या हो रहा है, होवर हो जा रहा है। यहाँ भी लिंक है, यहाँ भी लिंक है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्लिक करते हैं कि आपका कोई है नहीं फिलहाल, तो मैं ऐसे इसको रख दिया है। ठीक है, और यहाँ भी ये लिंक काम करेगा। ठीक है, बट ऑब्वियस यहाँ पे लिंक हमने प्रोवाइड किया है, बट वो जिस पेज में होगा डायरेक्ट होगा, वो पेज हमने लिंक नहीं किया है। ठीक है, तो ये आपको हो गया ए लिंक का काम। बाकी आपका आउटपुट यहाँ दिख ही रहा है। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर डी में। यहाँ पे क्या रहा है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग एचटीएमएल आउटपुट एंड राइट एचटीएमएल कोड टू जनरेट इट। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये आपका आउटपुट दिया हुआ है, और इस आउटपुट के लिए हमें एक एचटीएमएल कोड को लिखना जरूरी है। और उस कोड में क्या क्या रहेगा, ठीक है, वो जो इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ नीचे दिए हुए हैं। बैकग्राउंड कलर जो होगा पेज का वो होगा येलो। इमेज का नाम होगा पीकॉक डॉट जेपीजी, और इसका जो आपका अलाइनमेंट होगा वो होगा सेंटर। हेडिंग में आएगा नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, और इसका जो हेडिंग होगा वो H1 होगा, साथ में अंडरलाइन रहेगा। पैराग्राफ का स्टाइल क्या रहेगा, जो मतलब ये जो पैराग्राफ का हो रहा है यूज, इसका स्टाइलिंग क्या रहेगा, वो रहेगा आपका कलर रहेगा रेड, साइज रहेगा 5, और फॉन्ट फेस जो मतलब जिस स्टाइल में वो लिखाएगा वो रहेगा टाइम्स न्यू रोमन। साथ में जो क्लिक का सेक्शन है, यहाँ पे आपको एक लिंक देना पड़ेगा। ठीक है, ताकि वो किसी और पेज में ओपन हो जाए। तो आइए चलते हैं, इसका जो कोड पेज है वो कोड देखते हैं हम लोग पहले। तो ये हमारे पास उसका कोड पेज है। ठीक है, सबसे पहले आप देख लो, इसमें जो जो प्रॉपर्टी दिया हुआ था वो हमने यूज किया है। पहला है बॉडी का, तो बॉडी का बीजी कलर क्या है, येलो है। नेक्स्ट हमने यूज किया IMG। ठीक है, यहाँ पे हमने पहले से इमेज लिया था पीकॉक नाम से, उसका नेम कर दिया और उसको मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। हेडिंग क्या रहा है इसका, H1 चाहिए होना, तो हमने इसका हेडिंग जो H1 दिया है, साथ में अंडरलाइन वो भी मौजूद है, और इसका जो अलाइनमेंट होगा वो भी क्या रहेगा, सेंटर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे भी इसको आप क्या करो, सेंटर में पुट कर देंगे। यहाँ पे हम लगा देते हैं कोड जो हमारा छूट गया है, सेंटर। और सिमिलरली हम यहाँ भी क्या करते हैं, सेंटर को यूज कर लेते हैं। यहाँ पे सेंटर हो गया यूज, इसको हम लोग रिमूव कर लेते हैं। ओके, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, जो हमारा है फॉन्ट फेस, मतलब जो पैराग्राफ का जो होगा आपका स्टाइलिंग वो आ जाएगा यहाँ पे। तो फॉन्ट फेस हमने लिया है टाइम्स न्यू रोमन, कलर लिया है रेड, और साइज हमारा है 5। इसके बाद आपका आता है पैराग्राफ स्टार्ट होता है। हमने पैराग्राफ स्टार्ट किया है, और पैराग्राफ को हमने पूरे तरीके से क्या किया है, यहाँ पे एडिट करने का काम किया है। जगह जगह हमने BR यूज किया ताकि वो लाइन क्या हो जाए, वहां से ब्रेक हो जाए। फिर हमने आपका फॉन्ट क्लोज किया। इसके बाद हमारा जो लास्ट लाइन है उसमें हमने एक लिंक प्रोड्यूस किया है, ahref nation.html हमने एक नाम से पेज बनाया है, जिसका लिंक हमने क्लिक में दिया। मतलब क्लिक पे आप क्लिक करोगे, क्लिक का जो वर्ड है उस पर क्लिक करोगे तो आपका जो पेज है वो आपको कहाँ ले जाएगा, nation.html पर आपको लेके चल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका आउटपुट पेज क्या होगा। तो सेव कर लेते हैं, सेव के बाद सेव एज एंड देन .html। सेव आते हैं हम लोग। तो ये आप देख सकते हो, इसका वेब पेज ओपन हो गया, इमेज सेंटर में है, और हेडिंग सेंटर में हमारा है, साथ में ये आपका पैराग्राफ हो गया। और यहाँ पे क्लिक करेंगे जब क्लिक पे, तो इस नाम से एक पेज आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखोगे आप, हाइट, ये जो इमेज है उसका हाइट काफी छोटा है, इमेज का साइज काफी छोटा है। आप चाहो तो इसको बड़ा कर सकते हो, उसके लिए आपका एट्रीब्यूट आता है हाइट और विड्थ, ये आपको पहले पढ़ाया भी गया था। फिर भी मैं यहाँ बता देता हूँ एक बार फिर से। आपको करना क्या है, आप जाओगे यहाँ पे इमेज सेक्शन पे, यहाँ पे आप दे दोगे हाइट। ठीक है, अब कितना देना है वो आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 100 दे देता हूँ, और विड्थ इसको मैं देता हूँ 300। ओके,
नाउ सेव एंड लेट्स सी द आउटपुट। ठीक है, अब देखिए आपको इसकी विड्थ को थोड़ा सा और हम लोग बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि हाइट तो काफी बड़ा हो गया है, विड्थ को थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। तो विड्थ को हमें कर देते हैं यहाँ पे 500। ओके, तो ये अब हमारा जो वेब पेज है वो सही से बन के आ गया। ठीक है, ये आपका इमेज हो गया, ये आपका हेडिंग हो गया, और बाकी ये पैराग्राफ है यहाँ पे, और इसके साथ आपका आ गया यहाँ पे लिंक दिया हुआ है। क्लिक पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा जो पेज जो किसी अटैच किया गया है वो आपको ओपन हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे है कंसीडर द फॉलोइंग वेब पेज, इसी का जो सेक्शन और का वहां पे ये आउटपुट हम क्या करना है, पुट करना। मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको हेडिंग टैग यूज करना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट आपका है यहाँ पे आपको यूज किया गया है यूएल टैग, उसके अंदर टाइप यूज किया गया सर्कल का। ऑनलाइन शॉपिंग, इसमें लिंक दिया रहेगा अमेजन, जोमेटो, फॉर्नस पेटल, बुक माई शो, इन सब वर्ड्स पे क्या रहेगा आपका लिंक दिया रहेगा। तो आइए इसका कोडिंग में हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं एक बार, तो इसका कोडिंग कैसे बनेगा। तो इसका कोडिंग यहाँ पे है इस क्वेश्चन का। यहाँ पे हमने यूज किया है HTML हेड, जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है वो तो रहेगा ही। साथ में देखो आप, हमने यूज किया H1 यूजफुल लिंक्स। ठीक है, यूएल टाइप लिया है डिस्क, LI इसमें आपका आ जाएगा ऑर्डर, फिर इसमें आपका आ जाएगा लिंक आ जाएगा अमेजन का। नेक्स्ट आपका LI है, फिर आपका ऑर्डर योर फूड, इसमें भी एक लिंक आ जाएगा जोमेटो पर। सिमिलरली नेक्स्ट जो हमारा LI होगा उसमें आपको लिंक आएगा फंड्स एंड पेटल्स पे। यहाँ एंकर छूट गया हमारा, क्लोज कर लेते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट आपका है बुक योर मूवी टिकट, इसमें भी लिंक आपका बुक माई शो का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं हम लोग, सेव करके इसका आउटपुट पेज देख लेते हैं। डॉट HTML एंड सेव। अब इसको ओपन कर लेते हैं हम लोग। तो देख सकते हो ये आपका पेज बनकर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे सब लिंक एस्टेब्लिश किया गया। देखोगे जैसे हम अपने कर्सर को लेके जाते हैं तो मेरा क्या होता है, वो हैंड में चेंज हो गया, मतलब यहाँ पे लिंक एस्टेब्लिश हो चुका है। और यहाँ क्लिक करेंगे, ठीक है, फिलहाल हमारा वो पेज हमारे पास है नहीं तो ओपन नहीं हो रहा है। ठीक है, बट इससे एक बात पता चलता है कि हमारा जो लिंक है, हमारा जो कोडिंग हो क्या सही से काम कर रहा है। तो आपको अगर कोड आता है तो इस टाइप से आप कोड को क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। मैं हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिकली इसलिए समझाता हूँ ताकि कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आपको क्लियर नहीं है, ठीक है, वो आपको इसी सैम्पल पेपर के थ्रू क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, जहाँ भी डाउट से वो आपको वहाँ पे सॉल्व हो जाए। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा है सेक्शन नंबर ई। ठीक है, लास्ट सेक्शन होने वाला है हमारा, इसमें केस स्टडी आता है। 8 मार्क्स का होता है, 2 क्वेश्चन रहते हैं। तो पहला केस स्टडी क्या कहता है, ये कहता है मिस्टर कपूर हैज स्विच्ड टू ईमेल इन प्लेस ऑफ द ट्रेडिशनल मेल्स। मतलब मिस्टर कपूर जो है वो ट्रेडिशनल मेल्स की जगह पे उन्होंने क्या किया, ईमेल का अडॉप्ट कर लिया है। लेकिन अभी भी इसके फायदे से वो उतना ज्यादा जानकार उनको नहीं है, उनको जानकारी नहीं है किसी फायदा क्या क्या है, तो हमको उनको हेल्प करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कहता है मिस्टर कपूर वांट्स टू नो द सिग्निफिकेंस ऑफ द पार्ट एट द रेट इन दिस ईमेल एड्रेस। उनके पास ईमेल एड्रेस है, वो चाहते हैं जानना कि इसमें जो पार्ट है एट द रेट का। ठीक है, हम जब भी कोई बनाते हैं जब ईमेल आईडी, मान लो कि मेरा ईमेल आईडी है xyz@gmail.com, तो एट द रेट का मतलब क्या है। ठीक है, तो एट द रेट क्या करता है, ये आपके मेल सर्वर से आपके मेल आईडी को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है ही वांट टू नो एटलीस्ट वन एडवांटेज ऑफ ईमेल ओवर ट्रेडिशनल मेल। एक कम से कम एक फायदा क्या है ईमेल का, तो एक तो फायदा ये है कि ईमेल को आप किसी भी जगह पे भेज सकते हो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। तो आपका डिलीवरी स्पीड क्या काफी हाई है। ठीक है, पहला ये फायदा। दूसरा फायदा कह सकते हो आप इसका हो जाएगा वो ये कि ईमेल को आप एक बार में ही
1000 लोगों को एक बार में भेज सकते हो, ठीक है, जबकि ये मेल में पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं सेक्शन नंबर सी, उसमें कहता है मिस्टर कपूर वांट्स टू गॉट टू नो दैट कम्युनिकेशन ओवर इंटरनेट इज गवर्न बाय द प्रोटोकॉल्स, ठीक है, बताता है कि मिस्टर कपूर को पता चला कि जितने भी इंटरनेट पे काम होते हैं, जो कम्युनिकेशन होता है, क्या होता है, वो प्रोटोकॉल के द्वारा गवर्न किए जाते हैं। तो व्हिच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू सेंड एंड रिसीव ईमेल्स, तो कौन से ऐसे प्रोटोकॉल है जो कि मेल को भेजने और उसको रिसीव करने का काम आता है। तो इसमें आपका आता है दो प्रोटोकॉल होता है यूज, SMTP और POP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका यूज किया जाता है आपको मेल को सेंड करने के लिए। POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, इसको किया जाता है मेल को सर्वर से फेच करने के लिए, ठीक है। मिस्टर कपूर इज अबाउट टू राइट हिज फर्स्ट मेल, मिस्टर कपूर अपना पहला मेल चाहते हैं लिखना, और ही वांट्स टू नो द डिफरेंस बिटवीन CC एंड BCC, मतलब जब आप मेल लिखते हो उसमें आपका CC और BCC ये दोनों आता है। तो CC और BCC में क्या अंतर है, तो CC का होता है फुल फॉर्म कार्बन कॉपी, BCC का होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी क्या होता है, अगर आपको कोई मेल भेजना है किसी को, मान लो आपको मेल भेजना है, 10 लोगों को मेल भेजना है, तो उस मेल में के साथ ये भी जाएगा कि आपने किन 10 लोगों को वो मेल भेजा हुआ है, तो उसका पूरा डाटा वहां पे मौजूद रहेगा। BCC में क्या होता है कि आप चाहते हो 10 लोगों को मेल भेजना, बट कोई भी ये ना जान पाए कि उनके अलावा किसको मेल भेजा गया है, ठीक है, मतलब उसमें किन किन लोगों को मेल भेजा गया है उसका डिटेल जो है BCC में नहीं रहता, ठीक है। मान लो कि मैंने मेल भेजा है आपको, तो अगर मैं CC में भेजता हूँ तो आपके साथ जो 10 लोग और हैं उनका भी आपको एड्रेस चल जाएगा, उनका मेल एड्रेस चल जाएगा कि मैंने इनको इनको मेल भेजा हुआ है। वही मैं अगर भेजता हूँ BCC के अंदर, तो आपके पास मेरा मेल तो जाएगा, लेकिन मैंने किनको भेजा है उनका एड्रेस आप तक नहीं पहुंचेगा। तो ये होता है डिफरेंस CC और BCC में। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आते हैं केस स्टडी नंबर 2 पे। यहाँ कहता है राधा जो UPSC एग्जाम का प्रिपरेशन कर रही है, उसके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन का एक्सेस नहीं है, लेकिन उसके ब्रदर के पास सारी इंफॉर्मेशन उसे पता है, उसकी इसकी जानकारी है। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर देना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कहता है राधा फील्स दिस इज डिनायल ऑफ वन ऑफ हर राइट्स, व्हिच राइट इज इट, राधा को फील होता है कि ये उसके एक अधिकार से उसको वंचित रखा गया है। तो इसका कौन सा अधिकार है वो, तो वो है आपका फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। दूसरा कहता है क्वेश्चन व्हाट इज द रीजन फॉर दिस काइंड ऑफ डिफरेंस बिटवीन राधा एंड हर ब्रदर, तो ये कौन सा कारण है, ठीक है, जिनमें कारण राधा और उसके भाई में इतना डिफरेंस होता है, वो उसे कहते हैं जेंडर डिवाइड। जेंडर डिवाइड का कॉन्सेप्ट हमने पहले भी पढ़ा हुआ है आपको, फिर से इसको बता देते हैं। कॉन्सेप्ट ये कहता है जेंडर डिवाइड का कि जब जेंडर के बेसिस पे, ठीक है, टेक्नोलॉजी का एक्सेस किसी को दिया जाए, किसी एक जेंडर को दिया जा रहा है और किसी एक जेंडर को नहीं दिया जा रहा है, तो इसकी वजह से जो गैप होता है उत्पन्न, उसे कहते हैं जेंडर डिवाइड। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके घर में आप आपकी बहन है, ठीक है, आपको तो फुल एक्सेस है मोबाइल यूज करने का, आप उसमें मोबाइल सर्फिंग कर रहे हो, आप नेट सर्च कर रहे हो, XYZ सब काम कर रहे हो, बट आपकी बहन के पास वो एक्सेस नहीं है कि मोबाइल को बिना पूछे यूज करे, या यूज करेगी तो कहा गया कि इतना ही मिनट यूज करना है, इतना ही कम देर यूज करना है, ठीक है, या हो सकता है उसको अलाउ ही ना किया जा रहा हो मोबाइल यूज करने के लिए। तो इस वजह से जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है वो इन्फॉर्मेशन आपकी बहन के पास कभी नहीं पहुंचेगा। तो इसी को कहते हैं हम लोग जेंडर डिवाइड कहते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, हाउ कैन दिस गैप बिटवीन राधा एंड हर ब्रदर एलिमिनेटेड, ये गैप जो है कैसे बदलेगा, तो ये गैप तब बदलेगा जब दोनों ही को ही जो है एक इक्वल एक्सेस दिया जाए कि वो इन टेक्नोलॉजी का और इंफॉर्मेशन का सही से यूज कर सकते हैं, मतलब उन दोनों को अपना अधिकार दिया जाएगा कि दोनों ही जो है इंफॉर्मेशन को गैदर करे और उसको यूज करे। क्वेश्चन नंबर डी कहता है नेम द एक्ट इंस्टिल्ड बाय द GOI टू गिव द राइट मेंशन टू इट्स सिटीजन, ठीक है, मतलब कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ये राइट जो है प्रोवाइड करता है अपने नागरिकों को, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन जो है, ठीक है, एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउ करती है कि उसके सिटीजन के पास यह अधिकार है कि वो इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं, उनको इस बात की आज़ादी है, ठीक है। इसी के साथ हमारा सैंपल पेपर नंबर जो 3 है वो भी क्या होता है, एंड होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जितना कुछ सैंपल पेपर में बताया होगा वो आपके लिए यूजफुल हो दिख रहा होगा, और अगर
ये आपको यूजफुल हो रहा है, आपको ये बातें समझ में आ रही है, वीडियो पसंद आ रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, अपने दोस्तों को इसको पहुंचा दें, और अगर कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में जाके आप अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।